गुड मॉर्निंग ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेईई मेंस का सिलेबस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कर रहे थे वो आप लोग करना कंप्लीट। अपन आज डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपन और किसी लेक्चर में उसके डाउट डिस्कशन या क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेईई मेंस। ठीक है, सो आई होप आपको बुकलेट मिल गई होगी। सो इन दिस पार्ट we will going to cover 4 or 5 topics. ठीक है, sets, relations, statistic, mathematical reasoning, one lecture each, mathematical induction। बहुत छोटा टॉपिक है, बस एक कॉन्सेप्ट है और कुछ ये वाला। ठीक है, तो इसको ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो हम सीक्वेंस एंड सीरीज से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अबाउट एसओटी, एसओटी इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस एंड इनफैक्ट जेईई एडवांस से भी अलग हट गया 2023 से। तो ठीक है, आईटीएफ हमको करना। अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा, तो इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन का जो भी क्वेश्चन आप देखोगे, बुकलेट में भी देखोगे, वो सारे के सारे जो हमारे लेवल तक है वो सारे हम सीक्वेंस एंड सीरीज से कर लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, somewhere you can solve it with the help of sequence and series, so do not need to worry about it, but definitely we will be discussing the concept as well. ठीक है, अब ये 4 टॉपिक हमको करना है अभी जेईई मेंस के सिलेबस में। इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? एक क्वेश्चन इसका पक्का होता है, एक क्वेश्चन इसका पक्का होता है जनरली 90% टाइम्स, एंड कभी इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है और कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है और ये क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। तो ऑन एन एवरेज 10 प्लस 10 अराउंड 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 भी आ सकते हैं या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं टोटल ओवरऑल इस पार्ट में से। ठीक है, चैप्टर्स आर इजी टू स्कोर इन जेईई मेंस। ठीक है, वेरी इजी टू स्कोर इन जेईई मेंस। अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आता है, तो है ये 2 क्वेश्चन इजी टू स्कोर है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर ध्यान से सुन लो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और नोट्स एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओ, बस दैट्स ऑल। तो ज्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं है उसके अंदर, इजी चैप्टर। स्टार्ट करूंगा आज। पहला लेक्चर सेट्स, दूसरा लेक्चर रिलेशंस, एंड देन स्टैटिस्टिक, एंड देन मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट विद सेट्स। हाँ, आई थिंक बिटसेट के सिलेबस में भी होना चाहिए। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट बिटसेट, होना चाहिए। चलो, तो सेट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है सेट्स। तो देखो, सेट क्या होता है? सेट इज एक्चुअली कलेक्शन। सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। Objects, yeah, you can say element, whatever you want to say. Okay, what does this mean? This means that suppose there is a set S, which is collection of objects, collection of number, or collection of natural number from 1 to 10. ठीक, तो ये क्या हो गया? ये एक सेट हो गया जिसके अंदर ये जो है, इनको हम ऑब्जेक्ट बोल दे, एलिमेंट बोल दे, कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो ये जो सेट एस है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये सारे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 10, ये 10 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हमको लेना है। ठीक है, सेट्स जब हम लिखते हैं, सेट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, हेल्प करता है हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। और एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को हम करते हैं कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ये आपने पहले भी यूज किया होगा। ठीक है, ये चीजें आपने पहले भी यूज करी। जैसे कि आपने कभी कभी क्या होगा, x बिलोंग्स टू,
कर्ली ब्रैकेट 10 20 30। व्हाट डज दिस मीन? ये आपने यूज किया होगा, या आपने ऐसा यूज किया होगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5 यूनियन 10 20 30। इसका मतलब आपको पता है मैथ्स की लैंग्वेज में कि इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट यहाँ तक लेने हैं। All the elements from 1 to 5, all the numbers, all the real numbers from 1 to 5 both included, and also include 10, 20 and 30. This is a representation of set. This is only set बेटा। क्या सेट है? और ये जो हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ, ये साइन बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू जो होती है वो हेल्प करती है हमको सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये हमको क्या करती है? हेल्प्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इसका मतलब तो आपको पता ही है कि इसका मतलब ये हो गया कि x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 एंड 10, 20 एंड 30, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर मैं ये x बिलोंग्स टू समथिंग लिख रहा हूं, जैसे इसके सेंस में अगर मैं बात करूं, तो इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक कि सम y बिलोंग्स टू s, मतलब y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट s। ठीक है, y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट s। दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट s। ठीक है, तो जितने भी आपने ये देखे होंगे क्या, रियल नंबर्स, जैसे कि जितने भी नंबर्स की कैटेगरी हम लोग देखते हैं, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे सेट ही होते हैं, ऑल आर सेट। सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब हमको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग जहां भी इनफाइनाइट तक जाएगी। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स वेदर इट दे कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो दिस ऑल आर सेट्स, और इनको हम याद ही है कि कोई बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो ये सारे सेट्स है, आपने ऑलरेडी डील किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलस में या अलजेब्रा में कहीं भी सब जगह आपने डील किया हुआ है, तो कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई सेट्स के बारे में। ये अकेली स्लाइड है शायद जो आपको लिखनी पड़ेगी आपके एंड से, बाकी तो कोई आप नोट्स को ही रिफर कर लेना, बुकलेट को रिफर कर, बुकलेट में आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मैंने सपोज सेट ए डिफाइन किया। अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे कर ही देता हूँ इसके पहले। ये जो सेट है, इसको जो रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, ये जो सेट है जो कि आपने रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 टिल 10 तक। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस के कर्ली ब्रैकेट x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। दोनों जो दोनों सेट लिखे हुए दोनों सेम है, फर्क कुछ नहीं। रिप्रेजेंटेट करने का तरीका अलग है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जो सबसे पहले वाला है, इसमें इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल एलिमेंट्स सब लिखे हुए हैं 1 2 3 है। वो जो सेकेंड वाला मेथड है, इस सेकेंड वाले मेथड में आपने क्या किया हुआ, एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है सेट को, कि भाई जो सेट है वो एलिमेंट एक्स है, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर। दिस इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गए। सेट बिल्डर फॉर्म में आप बोल सकते हो कि हियर यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ,
It is definition type. And here you can say that it is individual element, each element representation. That is the way of representation. And आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. I can write it like something like x, where x belongs to integer, suppose, and x belongs to integer, x is greater than 0 or less than equal to 10. तो भी you will conclude the same set. ठीक है, फाइनली आपके पास सेम सेट ही आने वाला. क्लियर है ये? तो ये फंडा है बेसिक सेट्स का रिप्रेजेंट करने का. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सपोज आपने सेट ए लिया और आपने बोला इट्स कलेक्शन ऑफ जूनियर साइंस कॉलेज. मुंबई के जूनियर साइंस कॉलेज जितने भी सबका कलेक्शन सेट ए. तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट और आप चालू कर दोगे पेज जूनियर साइंस कॉलेज, है ना. और जो भी XYZ जितने भी जूनियर साइंस कॉलेज है सबको रिप्रेजेंट कर दोगे आप विद कॉमा सेपरेट कर दोगे, राइट. ये एक सेट बन जाएगा. फिर एक सेट बी मैंने सपोज बोला, कलेक्शन ऑफ गुड जूनियर साइंस कॉलेज ऑफ मुंबई. यहां भी आप रिप्रेजेंट कर दोगे. बेटा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है ना मैंने, ये सेम ही सेट है. सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सेट ये और ये दोनों सेम सेट है. रिप्रेजेंटेशन अलग किया, तरीका अलग हो गया. अब मुझे ये बता कि x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है, क्या इंटीजर. कहाँ से चालू करना है, 0 से बड़ा होना चाहिए. 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है. 1 से चालू करेगा, 1 2 3 लिखेगा. 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 पे खत्म कर देगा, तो 1 से लेकर 10 तक ही आएगा. ठीक है. तो ये जो बी वाला है ये कलेक्शन ऑफ गुड जूनियर साइंस कॉलेज ऑफ मुंबई हो गया, राइट. डेफिनेटली. सो ये जो बी वाला है ये सेट वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, राइट. क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड यूज कर लिया आपने ये थोड़ा डेंजर वर्ड यूज कर लिया, गुड. ये गुड क्या होता है, ये गुड तो इंडिविजुअल अपने हिसाब से डिसाइड करता है, राइट. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन के वो किसको अच्छा बोल रहा है और किसको खराब बोल रहा है. तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. ये दिस विल वेरी पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट. इट इज नॉट अ सेट. ठीक है. Therefore, it's not a set. तो set is a well-defined collection of well-defined objects. चलो इतना नोट कर लो. ये आपकी बुकलेट में सिर्फ ये वाला पार्ट था, सेट बिल्डर फॉर्म वाला और रोस्टर फॉर्म वाला. ये डेफिनेशन वाला पॉइंट इसमें नहीं था, तो मैंने इसको करवा दिया. आप बुकलेट में आपकी देखोगे रोस्टर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करवा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करा दिया. सिर्फ सेट की डेफिनेशन नहीं दी है, तो बहुत इजी है. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जो बुकलेट होगी आपके पास शायद हार्ड कॉपी मिली होगी, यहाँ कहीं तो आगे जगह होगी, वहीं पे लिख लेना जो एक्स्ट्रा लिखना. क्योंकि बाकी मैं पूरा रेफरेंस बुकलेट का लेने वाला हूँ बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन आपको खुद को लिखनी ना पड़े हाथ से. करूंगा यही, ओवरऑल द कंक्लूजन इज दिस ओनली. ठीक है.
तो there are only few things which I will be writing in extra, so those things you have to note it down, ठीक है। और वो मैं बता दूंगा आपको कि भाई इसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो, ठीक है। तो इस पार्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। बुकलेट नहीं मिली अब तक, सेंटर पे नहीं जाना, स्टार्ट हो गया अभी तक तुम लोग। एक सेकंड में भेज देता हूँ। भेज दिए बेटा बुकलेट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब there are the few definition we need to deal with, we need to learn, ठीक है। so the types of sets, टाइप्स ऑफ सेट बहुत बेसिक है। पहली चीज नल सेट और एम्प्टी सेट, इसको आप अभी तक डील करते हुए आए थे, आप ये लिखते हुए आ रहे थे x belongs to 5. now what does this 5 mean? 5 means there is no element in the sets, so this is the representation। हाँ मैं बुकलेट भेज चुका हूँ, बस आने वाली है, शायद कुछ इशू है इसलिए नहीं जा रही, अभी बस पहुंच जाएगी, ठीक है। तो x belongs to 5 जो आप लिखते थे, तो ये जो 5 है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। जो कि आप लिखते थे x belongs to 5, अगर x की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आती थी तो आपको याद है आप x belongs to 5, ठीक है। तो दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट, और यू कैन से वॉइड सेट, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट, void set, empty set. Next is singleton set. Singleton set is there is single element in the set. If there is only one element in the set, then that set is called the singleton set. ठीक है। Like set S हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वहां, दिस इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। कर्ली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। सो डेफिनेटली फाइनाइट सेट के पहले अपन ये देख लेते हैं, फाइनाइट सेट के पहले नहीं, फाइनाइट सेट ही देख लेते हैं जिसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ठीक है। देयर आर द सेट्स जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, लाइक नेचुरल, ठीक, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने, फाइनाइट, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज उन्होंने छोड़ दी है, इसको डार्क नहीं किया है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। order of finite set is nothing but it is the number of element in the finite set, in a finite set. We represent it, generally we represent it by the help like this, by the help of the representation in bracket a, ठीक है। and this is also we represent oa मतलब the order of set a. generally we use the second representation na, मतलब set a है उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे we represent it by na, and this order of a finite number means the number of element of a finite number. We also represent this quantity by the name cardinal number of the set, cardinal number of the set, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर भी आएगा तो समझ जाना भाई ये नंबर ऑफ एलिमेंट की बातें कर रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ, बट कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना। इक्विवेलेंट सेट्स, या उसके पहले यहाँ पे छूट गया इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स,
टू सेट्स आर इक्वल इफ दे आर कॉपी पेस्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट होना चाहिए एक दूसरे के। नो एलिमेंट मिसिंग, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एलिमेंट मिसिंग, no extra element, they are copy paste of each other, then those two sets are equal sets. A is equal to B. This will represent when two sets are equal, it means A and B are copy paste of each other, each element matching, no element missing. ठीक है, और अगर इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट, देन वी रिप्रेजेंट इट बाय A is not equal to B. बेसिक जो साइन होता है वही मतलब है यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। Equivalent sets are sets in which the cardinal number, or you can say the order of the set, या the number of element in the set are same. अगर set A में और set B में अगर same number of element है, then those sets are called equivalent sets. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन बुकलेट से उठाना है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसको लिखा के नहीं बता रहा हूँ, आपको इसका नोट्स भी नहीं बनाना है। आपको जो एक पेज पहले लिखा था डेफिनेशन ऑफ सेट, तो बेसिक चीजें थी, उनको जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, या बुकलेट में ही कहीं पे नोट कर लेना। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करते टाइम उसको बुकलेट में नोट कर लेना, है ना। सेट बिल्डर, टेबुलर, बस डेफिनेशन नहीं देखे। इक्विवेलेंट सेट्स कैन नॉट बी इक्वल, बट डेफिनेटली, क्योंकि इनफाइनाइट द नंबर इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट इज नॉट नंबर, राइट, इट इज जस्ट अ फीलिंग। यहाँ पे एक और चीज ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, और इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते ही होते हैं, साथ में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट तो होने ही होने वाले, बट इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होने वाले। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर। अब मैं आता हूँ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट। तो इसको मैं एग्जांपल कुछ अलग से दूंगा, डेफिनेशन यही सफिशिएंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं कुछ एग्जांपल अलग से दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज देयर इज अ सेट ए या सेट एस, कर्ली ब्रैकेट 1 10, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने एक सेट ए लिया which is suppose even numbers till 10. This is even numbers till 10. And this is natural number till 5, suppose. अच्छा, एक एलिमेंट एक ही बार रिप्रेजेंट करना है सेट में, है ना। एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिप्रेजेंट करना गलत नहीं है, बट डेफिनेटली लॉजिकल साउंडिंग नहीं। ए और बी दो सेट है। अब मुझे ये बताओ, क्या ए के सारे एलिमेंट एस के अंदर प्रेजेंट है? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A and B are present in S. ठीक है, therefore A is subset of S and B is also subset of S. This is the sign of subset. This is the sign of subset. And how we read this? A is subset of S. ठीक है, दिस इज द लेस देन इक्वल टू की साइन होती है, उससे मिलती जुलती है, बस उसमें क्या होता है, एक शार्प एज होती है, यहाँ पे शार्प एज नहीं, यू को आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, दैट्स ऑल। A is subset of set S and S is superset of set A. सुपरसेट एंड सबसेट सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज है,
कि सबसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट। तो जो पहला वाला सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इफ ए एंड बी बी द टू सेट्स, ए एंड बी बी द टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, then A is called the subset of B and B is called the superset of A, and we write it like something like A is subset of B। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात कर लेंगे पर क्लियर है, ये आपको हेल्प करना चाहिए। अब मैं बोलूंगा कि यार इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, तो क्या आप लोग बताओगे मुझे नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं इसमें? नहीं, नंबर ऑफ सबसेट इसके होंगे कुछ इस तरीके से। देखो, मैं एलिमेंट वन को उठाता हूं, मैं एलिमेंट वन को उठाता हूँ, वन इज एन एलिमेंट, वन कैन कम इन सबसेट, और वन आ भी सकता है, वन नहीं भी आ सकता है, वन कैन कम इन अ सबसेट और कैन नॉट कम इन द सबसेट, राइट। वन के पास ऑप्शन है भाई कि मैं सबसेट में जाऊं या सबसेट में नहीं जाऊं। तो वन के पास कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन। कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। टू के पास कितने ऑप्शन, टू के पास भी टू ऑप्शन है, वो सबसेट में जाए या नहीं जाए उसकी चॉइस। थ्री के पास कितने ऑप्शन, थ्री के पास भी दो ऑप्शन, फोर के पास भी दो ऑप्शन है, 10 के पास भी दो ऑप्शन है। सबके पास अगर दो 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 ऑप्शन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होने वाले हैं, टू रेज टू द पावर 10 होने वाले, टू रेज टू द पावर 10। ये वही बात हो गई, आपने कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, पहले कॉइन के पास दो ऑप्शन है, हेड या टेल। दूसरे कॉइन के ऑप्शन, दूसरे कॉइन के पास भी दो ऑप्शन है, हेड या टेल। थर्ड कॉइन के पास भी दो ऑप्शन है, हेड या टेल। तो ऐसे टू 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 करके टू टू रेज टू द पावर 10 जो आपके पास रिजल्ट आता है वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इफ एन ए is equal to n suppose number of element in set A is n, then the number of subsets is equal to 2 raised to the power n आने वाला है। नहीं, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट है ना सेट है इसके अंदर, यार 1 2 3 4 5 till 10, तो there are 10 elements in the set, so the number of subset possible is 2 raised to the power 10। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखो, ये जो 2 raised to the power 10 आपने यहाँ पे लिखा हो, इस 2 raised to the power 10 में this includes null set and the set S itself। ये नल सेट को भी इंक्लूड करता है और सेट एस को भी इंक्लूड करता है। क्यों करता है, तो देखो, जब 1 के पास चॉइस थी, 2 के पास चॉइस थी, 3 के पास चॉइस थी, 10 के पास चॉइस थी, सबके पास दो दो चॉइस थी कि मैं या तो सबसेट में चला जाऊं या तो मैं ना जाऊं। तो एक केस ऐसा बन गया कि सबका मन करा कि मैं उस सबसेट में ना जाऊं। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं गया, वो एक केस बनेगा और वो एक केस आपको दे देगा कौन सा, एक नल सेट दे देगा। ठीक है, और एक केस ऐसा बनेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट का मन हो गया कि हम चले जाएं, तो वो सेट एस खुद बन जाएगा। तो सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होता है। सही अमुक, इसी को दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या होता है बताओ क्या, इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। यार देखो 10 एलिमेंट्स हैं, 10 में से मैंने एक भी पिक नहीं किया, मेरे पास नल सेट बन गया। कितने वेस, 10C 0 वेस। मेरे पास एक पिक किया तो कितने सेट बनेंगे, 10C 1 बनेंगे। दो पिक किया कितने बनेंगे, 10C 2। कहां तक जाऊंगा, तो 10 के 10 पिक करा तो 10C 10, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास अगेन 2 रेज टू द पावर 10 ही आ जाएगा। तो आप या तो टिपिकल कॉम्बिनेशन से देख लो या इस कॉन्सेप्ट से देख लो कि एटलीस्ट वन का एक, एटलीस्ट मतलब जस्ट सिलेक्शन करना है विथ नो कंस्ट्रेंट, 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट टिल ऑल के ऑल 10 एलिमेंट्स। ठीक है, और आप थोड़ा सा ये भी देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो कि यहाँ पे जो सेट आएंगे उसमें एक एक एलिमेंट आएंगे। इनका एग्जाम्पल आप देखोगे
तो एक सेट बना दो 1 को लेके, ये एक सबसेट बन गया। एक सेट बना दो 2 को लेके, इसे एक एक एलिमेंट, ये वाले जो केसेस आएंगे, ये वाले केसेस आएंगे कर्ली ब्रैकेट दो दो एलिमेंट, किसी का भी कॉम्बिनेशन बना दो, 1 2 एक कॉम्बिनेशन बन गया, 1 5 एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसे 10 से 2 कॉम्बिनेशन बनेगी। ठीक, ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा जो कि 5 होगा, और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही सेट आएगा जो कि खुद होगा सेट एसी होगा, क्योंकि 10 में से 10 सारे के सारे सेट कर लिए। ठीक है, तो ये 2 raised to the power 10 का फंडा है। और यहाँ पे आपको ये जरूर 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 ध्यान रखना है कि जो 2 raised to the power n आपका आंसर है, इट इंक्लूड्स नल सेट एंड सेट एस इटसेल्फ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फंडा भी आपको पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ सेट। इसके पहले कुछ बोलूं, यहाँ पे एक दो चीज और बता देता हूँ। देखो, कुछ डेफिनेशन है, प्रॉपर सबसेट में बताऊंगा, तो पहले आपको कुछ डेफिनेशन देखो। फर्स्ट वाली जो नोट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होने वाला है। when A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B होने वाला। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक चीज है कि अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, कंपलसरी है, तो A और B दोनों इक्वल सेट होने ही वाले हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 raised to the power n। ये भी हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लास्ट वाले 2 पॉइंट पे बात करूंगा, उसके पहले मैं प्रॉपर सबसेट आपको समझाता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय द प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो 2 raised to the power n केसेस आ रहे हैं, 2 raised to the power 10 केसेस आ रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें ये है कि सेट एस भी खुद हो सकता है। तो कभी कभी आप ये वाला साइन देखोगे, दिस, और कभी कभी आप ये देखोगे, ये वाला। तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ, मतलब इसमें जो है ए इक्वल टू एस पॉसिबल, और इसमें ए शुड डेफिनेटली नॉट इक्वल टू एस, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना चाहिए। ए और एस दोनों बराबर नहीं हो सकते। जैसे आपने बोला सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है, बट वो खुद अपने आप का सबसेट में वो वाला सबसेट अलग हटा दो जो खुद है। ठीक है, वो एक केस अलग हटा दोगे, तो अगर आपने अब रिप्रेजेंट किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। मतलब सिंपल यहाँ पे देखोगे आप डेफिनेशन, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, वेरी गुड, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं, सबसेट है बट ए बी के बराबर नहीं है। जो एक केस बनता है जिसमें सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है, वो केस रिमूव करके जो भी बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो एक केस रिमूव कर दोगे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर वो सबसेट नहीं है, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है, देन इट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है आप बोल सकते हो कि इम्प्रॉपर सबसेट का है, इसमें ए और भी बराबर हो सकता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखो, ये जो फिफ्थ वाला आइटम, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट इज 2 raised to the power n-1। तो यहां से यहां आने में उन्होंने बस एक एलिमेंट को, एक केस को उड़ा दिया है। जो केस कौन सा है, वो केस वो है कि सेट खुद अपने आप का सबसेट है, वो वाले केस को रिमूव कर दो, उसके अलावा जितने भी बनेंगे वो प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, एम्प्टी सेट हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट है एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद का भी सबसेट है, खुद का भी सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं। फाइव फाइव का सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हुई है, सारी चीजें वहां तो कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तो डू नॉट नीड टू राइट इट। सब डेफिनेशन आपको वहां पे देख रखी हुई है।
बढ़ जाए आगे। क्या हुआ? हाँ, जो खुद, देखो क्या है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू s मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। a इज नॉट इक्वल टू s मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर ये वाला रिप्रेजेंटेशन आया है तो डेफिनेटली a और s बराबर नहीं हो सकते। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ s, एंड अगर a s के बराबर हो गया तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। और ये जो रिप्रेजेंट होता है ये तो नॉर्मल सबसेट का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सारे केसेस आ जाते हैं। नहीं, 5 and 0 are not the same. 5 is the representation of the null set and 0 is nothing in the terms of sets. 5 is the representation of null set and 0 is nothing in the terms of sets. Yes, this is the improper subset. मैं आपको आपको जनरली क्या आएगा, ये दोनों साइन है, ये वाली साइंस। अगर ये आ गया तो प्रॉपर सबसेट है, ये आ गया तो आप नॉर्मल सबसेट बोल के आगे बढ़ते हो जिसमें ए और एस बराबर होता है। ये वाला केस जो होता है जो इम्प्रॉपर सबसेट बना, दिस इज द इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। पावर सेट के पहले मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करूंगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल सेट जस्ट अ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेट consisting of all the possible elements which occur in the discussion is called a universal set. ठीक है, a set containing of all the possible element which occur in the discussion is called, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों की बात कर रहा हूं, आपके बैच के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं आपके बैच के बच्चों की बात कर रहा हूँ, साथ में हो सकता है मैंने किसी एक दूसरी बैच के स्टूडेंट्स की भी बात कर ली जो 12th क्लास में ही अभी जेई देने वाला। ठीक है, तो अगर मैंने पेस के आपकी बैच के स्टूडेंट्स की बात करी या पेस के दूसरी बैच के स्टूडेंट्स की बात करी जो 12th में है अभी और जो जेई देने वाला, तो जो मेरा डिस्कशन हो गया वो डिस्कशन हो गया 12th के स्टूडेंट्स के अराउंड। ठीक है, अभी 12th के स्टूडेंट जितने भी होंगे पेस के, उन सबका एक कलेक्शन बन जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया कि जिस भी सेट की बातें आप कर रहे हो, या आपके बैच के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है या दूसरी बैच के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ये सारे मिलके जो एक सेट बनाएंगे, मतलब जो भी मेरा डिस्कशन होगा वो उन एलिमेंट्स के बाहर नहीं जाएगा, तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अगर इन दैट सेंस मैं आपकी बैच की बात कर रहा हूँ और साथ में मैं 11th की किसी बैच के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सपोज किसी और दूसरी बैच के 11th की दूसरी बैच, 11th की पहली बैच है, जो भी डिफरेंट बैचेस की बात कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ पेस। तो देन स्टूडेंट्स ऑफ पेस का जो कलेक्शन है दैट वुड बी द यूनिवर्सल सेट। तो जब भी आप बातें कर रहे हो, बातें जहां तक आपकी लिमिट है, मतलब जो भी एलिमेंट्स के बारे में बात करें वो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट जरूर होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए जब भी आप बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नहीं बेटा, सबसेट, सबसेट तो सारे सेट को बोल देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट हो प्रॉपर सबसेट हो सबका कलेक्शन सबसेट बोल दोगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे है पावर सेट ऑफ ए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लूंगा। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? सपोज ए एक सेट है जिसके अंदर सपोज दो एलिमेंट, ठीक है,
सपोज ए एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। अब इसके मुझे सबसेट लिख के बताओ कितने होंगे इसके सबसेट भाई, इसके सबसेट कितने होंगे? टू रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ सबसेट 4 होंगे, तो क्या वो चारों सेट आप लिख सकते हो मेरे लिए? आप बोलोगे सर देखो, सबसे पहले तो एक एलिमेंट का कंपोज करता हुआ एक ये सबसेट बन गया, एक ये सबसेट बन गया, इसमें सर ना एक एलिमेंट आ, एक सबसेट हो गया जिसमें दोनों एलिमेंट आ गए, और एक सबसेट हो जाता हमारा नल नल सेट, है ना। ये 4 सबसेट हो जाएंगे। ये जो काउंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये वाला काउंट, इन चारों का काउंट, है ना। यहाँ पे आपने काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इंडिविजुअल उनको लिख दिया है, और जब इन्हीं का मिलके एक सेट बना लोगे, इन्हीं का एक सेट बना लो, मतलब एक सेट बना दिया जिसके जो एलिमेंट वो खुद सबसेट है, तो देन दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ। नाउ दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए इज क्या हो गया? इट्स अ सेट कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ तो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सबसेट ए। अब जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो सपोज बी एक सेट ले लिया, बी के अंदर मैंने ले लिया 11, 12, 13, 14। तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा? आप बोलोगे सर पावर सेट ऑफ बी जो है ना बहुत बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं, जरा बताओ मुझे। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? कितने आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 2 रेज टू द पावर 4, 16, राइट। 2 रेज टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से है? आप बोलोगे सर देखो, सबसे पहले 5 सेट लिख देते हैं बिना कोई एलिमेंट के। फिर आप ऐसा करो, 4 ऐसे सेट आएंगे जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट आएंगे। ये 4 ऐसे सबसेट आएंगे जिसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट आएंगे। फिर आप बोल दोगे सर दो दो के भी तो एलिमेंट, दो दो के भी सेट आएंगे। ऐसे करते करते टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास? 16। नल सेट होगा, एक एक एलिमेंट के 4 होंगे, दो दो के 4c2 होंगे, तीन तीन के 4c3 होंगे, चारों के चारों वाला एक सेट होगा। वो सब मिलके 16 काउंट बनाने वाले हैं। तो ये जो 16 काउंट यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट आएंगे, इनका काउंट जो है वो 16 होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये फंडा आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं कि पावर सेट इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप बुकलेट सॉल्व करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब वो कंफ्यूजन क्या हुआ तो मैं लिख देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं लिखूंगा यार 1 कर्ली ब्रैकेट 1 इज सबसेट ऑफ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1 इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। 1 is subset of power set of A. 1 belongs to A. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1 belongs to power set of A. ठीक है, अब ये जो 5 मैंने लिखे हैं, इन 5 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है मुझे जरा ये बताओ। 1 2 3 4 5 विच वन इज राइट?
आप चैट बॉक्स में डाल के दे दो मुझे। Which one is right and which one is wrong? Is the first one is right? Is the first one right? Is the curly bracket one is subset of set A? Yes, it is right. Yes, the curly bracket of one is definitely the subset of A. हाँ, ये साइन किसका है यहाँ पे? सबसेट का। Is the curly bracket of one is subset of power set of A? Is the curly bracket one is subset of power set of A? Is the curly bracket one is subset of power set of A? Is this a subset of power set of A or it is an element of the power set of A? This is subset of power set of A or it's an element of subset? तो भाई साहब ये सही है, ये गलत है। ठीक है, curly bracket one is not a subset of power set of A, it's an element of power set. यहाँ ये जो लिखे हुए ये आए इसलिए हैं क्योंकि ये सबसेट है, बट ये एक्चुअली में है एलिमेंट्स। रीजन क्या है आने का? बिकॉज दे आर सबसेट ऑफ ए, बट दिस आर एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये ए के सबसेट हैं बट पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ ए। वन इंडिविजुअल, ओनली वन इज एन एलिमेंट ऑफ, एंड वन बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल, वन एक एलिमेंट है सेट ए का, तो बिलोंग्स टू का निशान। ठीक है, सिमिलरली लाइक 5, is phi subset of A? Phi belongs to A. Phi belongs to power set of A. Phi is subset of power set of A. कौन सा सही? पहला वाला सही है क्या? Is phi subset of A? Is phi subset of A? Is first one is right? First one is right. क्या phi subset नहीं है क्या? क्या phi subset नहीं है? भाई हमेशा है। नल सेट तो हमेशा सबसेट है, तो एक सेट का सबसेट है भाई मेरे। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि फाइ तो हर एक सेट का सबसेट होने वाला। दूसरा वाला सही है? नहीं, यहाँ पे ए के अंदर दो ही एलिमेंट है, वन और, तो फाइ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। फाइ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इज फाइ एन एलिमेंट ऑफ पी ए? इस थर्ड वन इज राइट। यस, दिख रहा है। अरे भाई दिख रहा है यहाँ पे, फाइ तो एलिमेंट है, बिल्कुल सही, चलेगा, कोई गलती नहीं। ये भी सही है, फाइ एलिमेंट भी है पीए का और फाइ सबसेट भी है पीए का, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट तो फाइ होने ही वाला। तो सिर्फ ना आप फाइ की साइन को ये मत समझो कि वो सबसेट ही है हमेशा। फाइ कैन बी द एलिमेंट एज वेल। फाइ कैन बी द एलिमेंट एज वेल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूज मत।
चलो क्लियर है बेटा ये फंडा पावर सेट ऑफ ए का। अब मान लो एक नल सेट, ठीक है, तो मुझे ये लिख के बताओ, मतलब पावर सेट ऑफ अ नल सेट लिख के बताओ क्या हो। पावर सेट ऑफ अ नल सेट, पावर सेट ऑफ नल सेट कितना होगा, कितने एलिमेंट आने चाहिए इसका। एक एलिमेंट आना चाहिए जो कि नल सेट खुद होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर ए एक सेट है, सपोज ए इज नल सेट, तो पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के अंदर जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, टू रेस्ट टू द पावर जीरो, जो कि वन। अब वन एक एलिमेंट होना चाहिए, तो एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, तो डेफिनेटली नल सेट होना चाहिए, क्योंकि नल सेट खुद नल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आने का रीजन क्या है, ये आने का रीजन ये है कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये वाला रीजन नहीं, ये रीजन है ना, ये फाइव और ये फाइव का रीजन अलग अलग है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज अ नल सेट, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक सबसेट हर एक सेट का, सॉरी, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, दैट्स व्हाई दिस फाइव इज कम। ठीक है, अब अगर मुझे ये करना है पावर सेट ऑफ फाइव अगर लिखना है, तो अब इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए मेरे पास, इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, इस सेट में कितने एलिमेंट है जरा बताओ मुझे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट। पावर सेट ऑफ फाइव में कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट है ना, तो भाई इस पूरे में कितने एलिमेंट आने चाहिए। अगर पावर सेट निकालोगे किसी भी सेट का तो टू रेस्ट टू द पावर वन आने चाहिए ना, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो टू रेस्ट टू द पावर वन इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब वो सबसेट जो आएंगे टू रेस्ट टू द पावर वन विच इज टू, तो उसमें एक तो नल सेट खुद आएगा और एक आएगा जो एलिमेंट को कंपोज करता हुआ है, ये आएगा। अब ये वाला क्यों आया, ये वाला क्यों आया, ये वाला इसीलिए आया है क्योंकि फाइव एक यहाँ पे एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को कंपोज करता हुआ सेट एक्स ये आ गया है। और ये क्यों आया, ये इसीलिए आया क्योंकि नल सेट एक हमेशा सबसेट होता है। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करना, पावर सेट ऑफ फाइव अगर आप लिखोगे, तो अब इसके अंदर इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि हमेशा ना नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले, उसके बाद में फिर आपको कंफ्यूजन ना वो काफी दूर तक कम हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले, आप बोलोगे सर टू रेस्ट टू द पावर टू विच इज इक्वल टू फोर। अब फोर कौन से आने वाले, तो भाई एक तो आने वाला है फाइव क्योंकि नल सेट होता है, दूसरा आने वाला है इन दोनों को इंडिविजुअल कंपोज करता हुआ, एक तो ये जो पहले वाले को इंडिविजुअल कंपोज किया, एक दूसरे वाले को इंडिविजुअल कंपोज करता हुआ, है ना, ये दोनों एलिमेंट का इंडिविजुअल, और एक आना चाहिए जो दोनों को ले ले, जो दो एलिमेंट है उसके अंदर वो दोनों को ले ले। ये चार हो गए और ये खत्म हो गया। गॉट एन आइडिया। तो फाइव में ना कब इट इज वर्किंग एज एन एलिमेंट एंड कब इट इज वर्किंग एज अ सबसेट, दैट यू हैव टू थिंक। टॉप राइट कॉर्नर इज सेम एज दिस, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको लिखा हुआ कि फाइव जो एक सेट है जो कि ए है, ए के सबसेट कितने होंगे, कर्ली ब्रैकेट फाइव जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वही लिखा हुआ है, सिर्फ रिप्रेजेंट प्लस से किया। ठीक है, तो ये इसमें पावर सेट में कंफ्यूज मत होना, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, ये थोड़ा अलग से है। वैसे तो बुकलेट अब जब सॉल्व करोगे ना, जब ये प्रॉब्लम आपको आती अब नहीं आई,
बढ़ जाऊं आगे? चलो, तो ये पावर सेट ऑफ ए छोटा सा देख के रखा हुआ है, बट कंफ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा समझा दिया कि बुकलेट में से आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओ। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसको हम साथ में ही देख लेते हैं। वेन डायग्राम तो आप लोगों ने बनाया है, राइट? वेन डायग्राम बनाया है आप लोगों ने? ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट क्यू। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। और ये क्या करता है, ये आपको चार पार्ट में डिवाइड कर देता है पूरे एरिया को। यूनिवर्सल सेट यू को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये बाहर वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, तीसरा पार्ट ये वाला और चौथा पार्ट ये वाला। एबीसीडी से अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा इससे सॉल्व करोगे ना तो रिलेटिवली इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट देके रखा हुआ है, तो पहले ए यूनियन बी आपको देके रखा हुआ। ए यूनियन बी का आपको मतलब पता है क्या होता है? जरा बताओ तो, ए यूनियन बी में कौन कौन सा एरिया आने वाला है जो मैंने एबीसीडी से मार्क किया? बिल्कुल परफेक्ट। बी आने वाला है, सी आने वाला है, डी आने वाला है। ठीक है, और इसको अगर वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा, ए यूनियन बी, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो मेरा जो वेन डायग्राम है वो मेरा पूरा ये है। ठीक है, और इसी को ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पता है ये फॉर्मूला, राइट? और इसी को मैं यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, नहीं इसको माइनस सेट नहीं, अभी वो पढ़ा नहीं कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बाद में बता। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंपल है कि इसको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूं कि जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा बी प्लस सी। ए के कारण आ जाएगा मेरे पास एरिया बी प्लस सी, और बी के कारण आ जाएगा मेरे पास एरिया सी प्लस डी। और इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा बी प्लस 2C प्लस डी। तो भाई साहब, मेरे को तो चाहिए बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, एक सी को माइनस कर देता हूँ, माइनस सी कर देता हूँ, माइनस सी कर देता हूँ। सी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट? ये इंटरसेक्शन बी कितना होता है? सी होता है। यही जो आप नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? ए इंटरसेक्शन सी इज ओनली सी। दैट्स व्हाई दिस फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक सी से सी कैंसिल होकर आपके पास बी प्लस सी प्लस डी बच जाएगा। यही आपको चाहिए था, ए यूनियन बी। तो दैट्स व्हाई वो फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है
कि जब आप सी को बना रहे हो यहाँ पे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकाल रहे हो, ये ए है, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ए यूनियन बी को आप कभी कभी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लिख सकते हो, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का होता है मतलब कम से कम एक सेट, कम से कम एक सेट, मतलब ये वाला एरिया जिसमें सिर्फ एक सेट आ रहा है जो कि सेट ए है, ये वाला एरिया जो सेट आ रहा है जिसमें सेट सिर्फ बी है, और ये बीच वाला एरिया जिसमें दोनों आ रहे हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम वन, वन आया तो भी चलेगा, या वन से ज्यादा आया तो भी चलेगा, वन से ज्यादा दो ही सेट आ सकते हैं यहाँ पे, तो कॉमन एरिया भी आप, तो इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। और इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू सेट्स आने से, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में अपन लोग यूज करते हैं इसमें ना, probability of at least one, probability of exactly two, probability of exactly one. ये दोनों तो आपने खैर पढ़े होंगे, यहाँ पे मैंने और एक बार आपको रिवाइज करवा दी सिस्टमेटिक वे में, जिस तरीके की अप्रोच होती है, बेस्ट अप्रोच होती है एबीसीडी वाली, ठीक है। थर्ड वन है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट इज ए माइनस बी। थोड़ा सा आप इसको देखोगे, ए माइनस बी द डिफरेंस ऑफ सेट एलिमेंट एक्स, वेयर एक्स तो ए में होना चाहिए बट एक्स बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो डिफरेंस ऑफ अ सेट है, इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से। ये सेट ए और बी है, तो ए अगर ये पहला वाला सेट है तो ये वाला जो पार्ट है ना वो है ए माइनस, दिस इज द ए माइनस, ठीक है, ए माइनस। और यू कैन से दैट कि इसमें से ए में से मैं क्या कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, वो कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया, राइट। तो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो, वो कॉमन एरिया भी आपके पास यही है। या फिर यू कैन कॉल इट एज लाइक एग्जैक्टली, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओनली ए, ओनली ए। ए है, बी नहीं है, सिर्फ ए है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है ना, मतलब नहीं सिखाया क्या बी डैश, ठीक है, ये बता देता हूं यहाँ पे। ए डैश का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब ये होता है ए को छोड़ के सारा एरिया, ये ए को छोड़ के जो भी एरिया आएगा, ए का सारा एरिया छोड़, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। और यू कैन से हमारी टर्मिनोलॉजीज में ए और डी, एरिया ए एंड डी, ठीक है। ए का ए डैश का मतलब एरिया, दिस इज ए डैश। और यू कैन से दैट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट के अंदर एबीसीडी चारों आते हैं, उसमें से ए को माइनस कर दो जो कि बी और सी, तो यू विल गेट ए और डी।
या फिर इसको आप ये लिख सकते हो, ए, नहीं बस ए, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन इसमें। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो गया, एक्स एलिमेंट वेयर एक्स शुड नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ए में होना चाहिए जो यू माइनस ए इन्होंने लिखा हुआ, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको अगर आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए वाला एरिया कौन सा आ रहा है, ए वाला एरिया आपको पता है कि बी और सी आता है, और इंटरसेक्शन बी डैश वाला एरिया कौन सा आ रहा है, जो बी के अंदर नहीं आ रहा है। बी के अंदर नहीं आ रहा, तो जरा बताओ तो कौन सा एरिया आ रहा है जो बी के अंदर नहीं आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है जो बी के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ और यहाँ पे सी ले लेता हूँ, कौन सा एरिया है जो बी के अंदर नहीं आ रहा है, ए और बी। अब जरा मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो कौन सी वैल्यू लूंगा, इन दोनों की कॉमन वैल्यू ही लूंगा, तो मेरे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, सिर्फ बी वाला। कॉमन एरिया इज ओनली बी, और ए माइनस बी आपके पास सिर्फ बी ही होने वाला है, राइट? ठीक है, अभी क्लियर है पूरा फंडा? ये डिफरेंस ऑफ द सेट आपने नहीं पढ़ा होगा, साथ में आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या हो गया, ए डेल्टा बी, क्या हो गया, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब हो गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो ए माइनस बी का जो एरिया है आपके पास वो ये होने वाला है, दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए। ये एरिया आपका हो जाएगा ए डेल्टा बी। अगर आप एरिया के बारे में बात करोगे तो आपके पास कौन सा एरिया होना चाहिए जरा बताओ तो मैं, अगर एबीसीडी के एरिया के बारे में बात करूं तो ए डेल्टा बी कौन सा एरिया होना चाहिए, बी एंड डी, बिल्कुल सही, बी एंड डी। ठीक है, समटाइम यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक एग्जैक्टली वन। आपने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किए होंगे जहां पे आप बोलते हो एग्जैक्टली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब एग्जैक्टली वन में या तो इवेंट ए होता रहे बी ना हो, और बी होता रहे ए ना हो, ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली वन। अच्छा अभी नहीं हुआ है प्रोबेबिलिटी, ओके माय मिस्टेक। अब इसमें एक और फायदा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में एरिया आता है बीसीडी, उसमें से सी एरिया को माइनस करो, बीओडी बच जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन, राइट? ए और बी को ऐड करो तो ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो भी आपके पास एरिया बी और डी ही बचेगा। तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते। लास्ट वन इज disjoint sets। disjoint sets is very basic concept। disjoint sets का मतलब होता है एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी जो है इट इज 5, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, then those two sets are called the disjoint sets। ठीक है भाई साहब, वेन डायग्राम क्लियर,
सबके डेफिनेशन, सबके फॉर्मूले जो भी है, फॉर्मूले याद नहीं रखने, अपने आप कंक्लूड होते हैं बेटा, सारे फॉर्मूले अपने आप कंक्लूड होते हैं, यू डू नॉट नीड टू राइट इट डाउन। बट हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, आपको हेल्प तो आएगी। दो चीज नहीं है आपके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड डिफरेंस ऑफ ए सेट। बुकलेट में प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे बुकलेट में, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं दोस्त, इवन वेन डायग्राम के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये सब उन्होंने बताया, जो मैंने वहां पे बताया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए डैश एंड ए डेल्टा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो वेन डायग्राम का फंडा खत्म। देयर आर फ्यू लॉज ऑफ सेट्स, फ्यू लॉज ऑफ सेट्स में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना वो इस पे करना, बाकी सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये थोड़ी सी बड़ी चीज है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी छोटी चीज है, बट वी यूज दिस थिंग इन क्वेश्चंस डायरेक्टली। और हम जो आगे वाला रीजनिंग वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा, उस पे क्वेश्चन इससे रिलेट करके आ जाते। तो अगर आप देखोगे इडइम्पोर्टेंट लॉ, आप बोलोगे यार ए इंटरसेक्शन ही खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन, तो ए आने वाला है, ए यूनियन ए आने वाला है, इसमें कोई लॉ की जरूरत नहीं। कॉम्प्लीमेंट रो, ए को आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आने वाला है, कॉमन निकालोगे तो नल सेट आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा। दिस आर द लॉज विच यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, आपको ये पता चल जाएगा वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली। आइडेंटिटी लॉ बोल रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पूरा सेट है ही है, ए ही आएगा, ए यूनियन 5 ए आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है ये ऊपर वाले तीन में, जब भी जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव का मतलब जैसे क्या है कि ए यूनियन बी कर रहे हो तो आप बी यूनियन ए भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हो तो बी इंटरसेक्शन, मतलब इफ यू आर एक्सचेंजिंग ए एंड बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता है, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, याद रखने की जरूरत भी नहीं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ये शायद कभी आप यूज कर लोगे, बट जैसे कि एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, जो नॉर्मल एल्जेब्रा होता है उसके अंदर, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी एसोसिएटिव होते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी पहले निकाल लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको यूनियन सी के साथ कर देना, फिर बाद में बोलता है कि ऐसा करो बी यूनियन सी निकाल लेना और जो रिजल्ट आएगा ए के साथ कर देना, मतलब ये एसोसिएटिव हो गया। ये ब्रैकेट को आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, सेम इसमें। एक और जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, आपके पास कभी कभी और थोड़ा सा यूज हो सकता है, ऐसा कोई भारी ये भी नहीं, और ऐसे कोई भारी याद नहीं भी होगा तो भी आपका काम तो चली जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और इंटरसेक्शन मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ए का बी के साथ यूनियन निकाल लो, मतलब मल्टीप्लीकेशन टाइप का है। ठीक है, ए का यूनियन सी के साथ निकाल लो, बीच में इंटरसेक्शन था उसको इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे बी यूनियन है, तो दोनों के साथ इंडिविजुअल इंटरसेक्शन निकाल लो ए का, और रिजल्ट के साथ यूनियन कर तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी, या चलो इसका प्रूफ बता ही देता हूं मैं आपको, थोड़ी और क्लियरिटी सॉल्व हो जाएगी किस तरीके से सेट्स को अप्रोच करना है। अगर ए यूनियन बी का आप डैश लोगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लोगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है इंडिविजुअल ले लो और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल दो, इंडिविजुअल ले लो और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन डाल दो। ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन्स। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, मैं सेकंड वाले का प्रूफ बता देता हूँ वेन डायग्राम के। आपको पता है हम तीन एरिया में डिवाइड करते हैं, ए बी सी और डी। ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? सी होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश कितना हो जाएगा?
ए बी और डी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए डैश कितना हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। बी डैश कितना हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, दोनों का कॉमन क्या आएगा, सिर्फ। यार मैंने यहाँ पे, अच्छा, ए डैश यूनियन निकालना है अपन, सेकंड वाले के लिए यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी कितना, ए डैश यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा और डी भी आएगा। आ गए दोनों बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। तो ऐसे वेन डायग्राम की हेल्प से यू कैन प्रूव इट। बहुत बेसिक, इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखो। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ये वाली चीज। ए माइनस बी यूनियन सी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए माइनस बी आएगा, ए माइनस सी आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, दिस विल चेंज। ठीक है, सिमिलरली इंटरसेक्शन में अगर आप माइनस ए माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटरसेक्शन की साइन यूनियन, मतलब साइन जस्ट ऑपोजिट है। इसको थोड़ा सा क्या, बट अगेन नहीं भी याद रखोगे ना तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े से ज्यादा टाइम में होंगी पर हो जाएगी। और मेन जो चीजें हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पीएनसी में आपने करा है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, जब तीन सेट इन्वॉल्व होते हैं तो ये फंडा वही है, जैसे यहाँ दो सेट इन्वॉल्व थे, दोनों का एडिशन, दोनों के इंटरसेक्शन का सब्सट्रैक्शन, तीनों का एडिशन, इंडिविजुअल इंटरसेक्शन का सब्सट्रैक्शन, तीन तीन के इंटरसेक्शन का एडिशन। अगर ऐसे चार भी इन्वॉल्व होते ना तो चार में आप करते हैं इंडिविजुअल का एडिशन, दो दो के इंटरसेक्शन को सब्सट्रैक्ट करो, तीन तीन के इंटरसेक्शन को ऐड करो और चार चार के इंटरसेक्शन को फिर सब्सट्रैक्ट करो, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपके पास चलती रहे। ठीक है, ये सब कोई फॉर्मूले नहीं है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में आएंगे तो अपने आप होंगे, इनमें घुसने की जरूरत है। क्वेश्चंस बताता हूँ, देखो ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ये सब आप कर सकते हो। रोम्बस और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दैट्स यू कैन फाइंड इट आउट। ये भी नंबर दे दिए हैं भाई, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है, ये जैसे ए माइनस बी और ए माइनस सी बराबर है, डज इट मीन के बी माइनस सी, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें शायद एक दो क्वेश्चन या 26-27 के आसपास एक का आंसर गलत है। मेन जो मैं बता रहा हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना है, या ये वाला जो करना है, मिल्क कॉफी टी वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है वो मैं एक अच्छा क्वेश्चन बता के, चलो ये वाला 39th वाला ही उठा लेता हूँ और एक एग्जांपल दूंगा, बाकी अब आप लोग प्रैक्टिस करना। बट मैं आपको सेट से जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इस सेट की हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो अप्रोच कॉमनली रहेगी आप। देखो यहाँ पे कितने सेट इन्वॉल्व, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी एंड न्यूज़पेपर सी, तो यहाँ पे तीन सेट इन्वॉल्व है।
एक सेट बना दिए, दो सेट बना दिए, दो सेट है तो भी अपना एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैं इसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा जो इन्होंने पूछा है उसके अलावा भी, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में कंबाइंड हो गया। 10,000 फैमिली, तो 10,000 फैमिली है तो देयर फॉर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 10,000 आना चाहिए। राइट, जो भी फैमिली है सब इसके अंदर आएंगे। 40% फैमिलीज बाइस न्यूज़पेपर ए। अब ये है आपके पास न्यूज़पेपर ए वाली जनता, ये है बी वाली जनता और ये है सी वाली जनता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहली चीज कि बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 40%। 40% हो गया आपके पास 4,000। करेक्ट। 20% फैमिलीज बाइस न्यूज़पेपर बी। न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले सी लोग हैं, सी के अंदर जो लोग हैं, डी के अंदर जो लोग हैं, एफ के अंदर जो लोग हैं, वो जी के अंदर। 20% है तो 2,000। राइट, 10,000 का 20% इज 2,000। फिर सी को पढ़ने वाली 10% जनता है जो कि 1,000। तो ये ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। फिर बोल रहे हैं यार कि 5% लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। 5% लोग हो जाएंगे 5। जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं तो ये जनता हो जाएगी सी प्लस एफ। सी और एफ की जो जनता है वो ए में भी आ रही है और वो बी में भी आ रही है। और 3% बाय बी एंड सी, 3% हो जाएगा 300। बी एंड सी वाली जनता है एफ प्लस जी वाली। ठीक है। और बोल रहा है 4% बाय ए एंड सी। तो 4% मतलब बोले तो 400 बाय ए एंड सी। ए एंड सी की जनता है ई प्लस एफ। ठीक है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कुछ भी बड़ी बात नहीं। 2% बाय ऑल द न्यूज़पेपर। 200 ऑल द न्यूज़पेपर पढ़ने वाली जनता है जो एफ के अंदर, जो तीनों के अंदर। राइट, ये वाली जनता है जो तीनों पढ़ती है। अब आपको जो भी क्वेश्चन निकालना हो, अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी ए की वैल्यू है तो आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है। सबसे पहले तो आपको तो निकालना है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ एबीसी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जरा यहाँ से बताओ कौन सी ऐसी फैमिली है जो कुछ भी नहीं पढ़ रही है? ए बी सी डी एफ जी एच में से कौन सी ए वाली? तो मतलब आपको फाइनली ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे भी आप निकालो डजेंट मैटर। बट मैं आप इस क्वेश्चन को डिटेल में घुसते हुए मैं सबकी वैल्यू निकाल देता हूँ। जैसे ई की वैल्यू आप निकाल लोगे, ई इक्वल टू कितना आएगा? 200 आएगा, क्योंकि एफ 200 है तो ई 200 है। एफ 200 है तो जी 100 है। यहाँ पे एफ 200 है तो सी 300 है। और भाई साहब, जब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू पता है, आपको जी की वैल्यू पता है, आपको ई की वैल्यू पता है, तो क्या आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो? यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी? ई एफ जी। ई की वैल्यू है 200, एफ की वैल्यू है 200, 400 और जी की वैल्यू 100, तो 500। 500 उधर जाएगी तो एच की वैल्यू 500। यहाँ से आप निकाल लो। आपके पास किसकी वैल्यू पता है? आपको सी की वैल्यू पता है, आपको एफ की वैल्यू पता है, आपको जी की वैल्यू पता है। सी 300, एफ 200, 500, जी 100, 600 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40। सिमिलरली यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता है? आपको बी की वैल्यू नहीं पता है, सी और ई और एफ की वैल्यू पता है। तो सी की वैल्यू 300, ई की वैल्यू 200, 500 और एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200। तो 200, 200, 400 और 300, 800, 800 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 3200। सब कुछ वैल्यू निकल गई है आपके पास इंडिविजुअल। अब इनको देख के सबको ऐड करके ए की वैल्यू भी निकली जाएगी। राइट, ए की 3300 आएगा कि 3200 आएगा भाई? यहाँ पे 33 आएगा। ओके, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल लोगे तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सिंपल है कि दिस प्लस दिस कितना हो गया? 47। 500 को ऐड करोगे 52, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो कितना बच गया?
आंसर आ गया, ये तो निकाल ही सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बता दो जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप आंसर क्या दोगे जरा बताओ मुझे। ऐसे लोग बता दो जो एग्जैक्टली 2 सेट्स पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे कि सर देखो इसमें C+C+G आ जाए, बिल्कुल सही, सी जी की वैल्यू है आपके पास, आंसर आ जाए। आप ऐसे लोग बता दो जो एग्जैक्टली 1 पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बता दो जो एग्जैक्टली 1 पढ़ रहे हैं, तो क्या कर दोगे आप? आप बोलोगे सर बी में जो आ रहा है वैल्यू, डी में जो वैल्यू आ रहा है वो एच में आ रहा है। आपसे किसी ने पूछा कि एटलीस्ट 1 का बता दो, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़े, तो आप बोलोगे सर बी से लेके एच तक का एडिशन कर दो, या फिर इसको लिख दो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ये भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेंगे। ठीक है, अगर किसी ने बोला एट मोस्ट 2 है भाई, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है 1 वाला केस भी चलेगा जो कि B+D+H वाला आएगा, और 2 वाला केस भी चलेगा, मतलब C+E+G भी चलेगा। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है वो, एग्जैक्टली 1 पूछ लिया, नहीं एग्जैक्टली 1 तो आपने कर ही लिया, एग्जैक्टली 2 भी कर लिया, मतलब जो भी पूछेगा निकाल सकते हो। एट मोस्ट मीन, हाँ इसमें ए भी आएगा, बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़, ए भी आएगा इसमें, मतलब एफ को छोड़ के सारा आएगा। एट मोस्ट 2 में ज्यादा से ज्यादा 2, तो 0, 1 और 2 तीनों के केस आएंगे। ठीक है, तो जो भी पूछेगा आप अब निकाल सकते हो, राइट। एग्जैक्टली 2 जो पूछ रहा था कि सर ये कैसे आया, एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, 2 आया, 1 आया, ऑलमोस्ट नहीं, एट मोस्ट है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, एग्जैक्टली का, अब एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली 2 सेट कहाँ पे आया, तो भाई साहब ये देखो, जिसको कंफ्यूजन है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, आपके पास एग्जैक्टली 2 सेट्स अवेलेबल है, पहले वाले में यहाँ पे ए और बी अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास ए और सी अवेलेबल, और यहाँ पे बी और सी अवेलेबल, तो एग्जैक्टली 2 में आपके पास C+E+G आएगा, लैंग्वेज पे जाओ, दैट्स ऑल। हाँ एग्जैक्टली 0 में ए आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 B, D, H, जहाँ पे एग्जैक्टली 1 से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 सेट में भी मिल सकते हैं, 3 में भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, जो भी तरीके से पूछो, ये फंडा हमेशा आपका काम करेगा, और फॉर्मूले तो हमेशा काम करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी चैप्टर है, आप सॉल्व करने बैठोगे 1 घंटे में, 2 घंटे में पूरा सॉल्व हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे हैं, मैं करा था, बट अब पहले आप करके लेके आओ, देखते इस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर, ये तो खैर मैंने ही करा दिया है, ये थोड़ा सा देख लेना, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सारे इन इक्वेशन के बना दिए हैं, इंटरसेक्शन लेने को बोलेगा तो ये बायनोमियल थ्योरम के 1-2 क्वेश्चन घुस गए हैं यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप कर लोगे, नहीं करोगे अपन डाउट डिस्कशन में कर, बट व्हाट आई वांट इज कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 60, सेट्स पूरा कंप्लीट करो बेटा, ठीक है। बाय व्हेन, बाय व्हेन तो कुछ है ही नहीं, कर लो बस कंप्लीट, मतलब आपकी पेंडिंग की लिस्ट में सेट्स आ चुका है, वो आप जब भी कंप्लीट करना चाहें आप कर सकते हैं।
हाँ, इन 4 चैप्टर के बाद एक ITF बाकी है, उसको मेरे को कराना है। बाकी ये दिस इज नॉट दैट कैलकुलस वाला ट्रैक, वो कैलकुलस वाला ट्रैक हो गया कंप्लीट। ये तो मेन सिलेबस वाला अलग ही, जो भी लास्ट में मिल जाता है। और वैसे तो ये वाला पार्ट अभी तक था मेंस का, अब हो चुका है एडवांस का भी, परसों ही सिलेबस चेंज हुआ है। they have included sets, relations, statistic in advanced syllabus as well. तो जो सिलेबस मिसमैच था मेंस और एडवांस का, वो मैच हो चुका है। SOT was not in the syllabus of mains. It was in the syllabus of JEE Advanced, but now it is also not in the syllabus of JEE Advanced from the next year. This year it is. आपके इस साल तो है एडवांस में भी है SOT, मेंस में तो कभी रहा ही नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।